आर के कॉन्सेप्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। उसी के आगे हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस। ये लिंकेज क्या होता है और ये रिकॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले आपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था, जिसमें आपने जाना था कि सटन एंड बॉवेरी ने कैसे क्रोमोसोम्स को और जीन्स को पैरेलल बताया था मेंडल द्वारा बताए गए फैक्टर्स के लिए। तो उसी से रिलेटेड आगे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, क्योंकि जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को और साइंटिस्ट ने दोहराया तो उन्हें कहीं ना कहीं कोई डेविएशंस मिले। जो मेंडल ने बताया था, जो लॉज बताए थे, उनसे जो रेशियोज मिले थे, उनसे उन साइंटिस्ट को डेविएशंस प्राप्त होने लगे। जब डेविएशंस प्राप्त होने लगे तो साइंटिस्ट का रुझान और ज़्यादा बढ़ता गया कि कैसे हम ये चेक करने वाले हैं कि जो मेंडल्स के लॉज थे वो परफेक्टली मैच करते हैं या नहीं। दूसरा कारण मैंने बताया था कि जिस समय टेक्नोलॉजी उस समय काफ़ी लो क्वालिटी की थी, माइक्रोस्कोप वगैरह अच्छे क्वालिटी के अवेलेबल नहीं थे, जिस कारण से साइंटिस्ट को सेल्स के जो बहुत छोटे पार्ट थे, जिनको मैग्नीफाई करके नहीं देखा जा सकता था, ये बहुत बड़ी समस्या आती थी। लेकिन जैसे जैसे 19वीं सेंचुरी में मेंडल्स लॉज की रीडिस्कवरी हुई 3 साइंटिस्ट के द्वारा, तब तक अच्छे माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी, जिससे और ज़्यादा जो डिटेल्ड पार्ट्स थे, न्यूक्लियस था, उसके बाद उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, उनको भी देखे जाने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी। तो उसी के संदर्भ में एक वैज्ञानिक और थे, टी.एच. मॉर्गन। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे कुछ, और जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्हें कुछ रोचक तथ्य प्राप्त हुए जो मेंडल के नियम से बिल्कुल ही अलग थे। उसी आधार पर उन्होंने एक नया शब्द दिया जिसे सहलग्नता या लिंकेज कहा जाता है। तो उसी लिंकेज को आज हम पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर दोस्तों के साथ जरूर करें। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम लिंकेज के बारे में समझते हैं कि ये लिंकेज क्या होती है। ठीक है, वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने बताया ना कि टी.एच. मॉर्गन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो उन एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं कि कैसे क्या किया गया था। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस। तो जो टी.एच. मॉर्गन थे, जिनका नाम मैंने ये बताया कि जो टी.एच. मॉर्गन थे, उन्होंने कुछ क्रॉस किए थे। तो वो क्रॉस उन्होंने जो किए थे वो थे डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसका वीडियो मैंने बना चुका है। अगर आपको नहीं पता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है या 2 जीनों की वंशाकृति क्या है, तो जाइए और उस वीडियो को आप देखिए। तो उन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर में लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की स्टडी करने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी की थी। तो ये ड्रोसोफिला क्या होती है? ये फ्रूट फ्लाई होती है, फल मक्खी होती है, जिसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर चुना था। अब सवाल ये उठता है कि मेंडल ने ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना? भाई वो किसी और को भी चुन सकते थे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होते हैं, बट उन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर मीन्स फ्रूट फ्लाइज, फल मक्खी। आपने इसको देखा होगा, ये जो फल मक्खी होती है, वो जो फलों की दुकान में आपको देखा होगा कि फलों के जूस वगैरह के तो ठेले लगा रखे होते हैं, दुकानें लगा रखी होती हैं, उन पे फलों के आसपास जो बड़ी सी मक्खी मंडराती रहती है, वही ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर होती है। अभी पिक के जरिए भी मैं उसको दिखा दूंगा कि ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर जो फ्लीज होती है वो कैसी दिखाई देती है। तो अब हम जानते हैं कि मेंडल ने टी.एच. मॉर्गन ने जो अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी के लिए ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को चुना था, वो क्यों चुना था, क्या बेस था? तो सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन डिस्कवर्ड द बेसिस ऑफ वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। ये उनका थीम था। उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए, उनकी थीम थी, वो ये जानने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि एज यू नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है जो वेरिएशंस को लाता है, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों के ही क्रोमोसोम, जीन्स वगैरह मिक्स होकर कुछ न्यू कैरेक्टर्स संतानों में उत्पन्न करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस होती हैं, ये टी.एच. मॉर्गन ने डिस्कवर की थी। वो किसके जरिए डिस्कवर की थी? डाई हाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड इन ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ्रूट फ्लीज जो मैंने बताया, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, यह नाम आप देख पा रहे हैं, इस पर इन्होंने फल मक्खी पर अपने कार्य किए थे। और ही चूज ड्रोसोफिला बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। उन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी को चुना भी था, तो क्यों चुना था, क्या कारण थे, उसको हम 1 बाय 1 इजी वर्ड्स में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उनके जरिए आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा कि
टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी को अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर क्यों चुना था? तो सबसे पहला पॉइंट है, दे वर सुइटेबल टू ग्रो ऑन सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी, क्योंकि उनको सबसे आसान था प्रयोगशाला में जो हम आर्टिफिशियल मीडियम बनाते हैं, जो संश्लेषित माध्यम बनाते हैं प्रयोगशाला में, वहां पर उनको आसानी से उगाया जा सकता है, वेरी इजीली। और जो जीव होते हैं उनको ग्रो कराने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ड्रोसोफिला को इजीली ग्रो कराया जा सकता है। तो ये पहला कारण था जिस कारण से टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चुना। दूसरा कारण क्या था? उनकी लाइफ साइकिल। अधिकतर आपने देखा होगा लाइफ साइकिल जीवों की लंबी होती है, लेकिन जो फ्रूट फ्लीज थी मींस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसकी जो लाइफ साइकिल थी वो केवल 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाती है। मींस जो अगली जनरेशन है वो हमें 2 हफ्ते बाद ही प्राप्त हो जाएगी। तो उसके लिए जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं क्रॉस के लिए, उसे हम लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें सपोज करिए 1 साल का 2 साल का वेट करना पड़े या इवन 4-5 महीने का वेट करना पड़े तो एक्सपेरिमेंट्स में थोड़ी नीरसता आ जाती है और उसके बाद काफी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी पैदा हो जाए। तो उन्होंने दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था ड्रोसोफिला को चुनने का कि उसका जो लाइफ साइकिल होता है केवल 2 हफ्तों का होता है। तीसरा कारण जो उन्होंने चूज किया था, सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस मेनी प्रोजेनिस फ्लाइज। ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण था जिस कारण उन्होंने चुना कि जब एक बार की जो मेटिंग होती है ड्रोसोफिला में, एक बार ही वो जनन करती हैं, जब आपस में संभोग करती हैं, तो जो F1 जनरेशन में जो संतति फ्लीज मिलती है बहुत सारी मात्रा में मिलती है। मींस मेनी प्रोजीनीज, मतलब ये नहीं होगा कि उन्होंने 1 या 2 ही ड्रोसोफिला उत्पन्न की जो जनक थे, वो एक साथ कई फ्लीज प्राप्त होती हैं। तो तीसरा कारण ये था जिससे फिर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ज्यादा मात्रा में प्राप्त होंगे। फोर्थ कारण जो था वो क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, इजिली डिस्टिंग्विशेबल मेल एंड फीमेल। दूसरा, कई बार दिक्कत आती है कि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं या साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेल और फीमेल को पहचानने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ड्रोसोफिला के साथ ऐसा नहीं था। तो ड्रोसोफिला फ्लीज में क्या था, जो उनके सेक्सेस थे मेल्स और फीमेल्स को वो इजीली पहचाना जा सकता था कि वो दोनों कैसे दिखाई देते हैं। मेल्स जो फ्लीज होती है थोड़ी छोटी होती है साइज में, और जो फीमेल्स होती हैं वो साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं। तो इनके जो सेक्सेस थे मेल और फीमेल्स इजीली अलग अलग दिखाई दे सकते थे। ये भी एक तथ्य था, ये भी एक कारण था जिस कारण से टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी को अपने डाई हाइब्रिड प्रोसेस मटेरियल के तौर पर चुना। एंड लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट था, हेरिडेटरी वेरिएशंस क्लियरली विजिबल विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। ये पॉइंट मैंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में भी समझाया था कि इन द 19th सेंचुरी उस समय माइक्रोस्कोप अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, ज़्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर में, मीन अल्ट्रा स्ट्रक्चर जैसे आप पढ़ते हैं बुक्स में कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जो माइक्रोस्कोप थे वेरी लो क्वालिटी के थे, जो उनकी क्षमता थी, रिजॉल्विंग पावर थी बहुत कम थी, वो ऑब्जेक्ट को ज़्यादा बड़ा करके नहीं दिखा सकते थे। इसलिए क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हो पाई, इसलिए मेंडल के लॉज को मान्यता नहीं मिल पाई थी। तो इन्होंने जो इसको चुनने का कारण था कि जो उसमें आनुवांशिक विभिन्नता, जो वेरिएशंस आती हैं जब वो क्रॉस कराते गए, तो जैसे जैसे विभिन्नताएं उनको प्रोजीनीज में F1 F2 पीढ़ी में जो प्राप्त हुई वो क्लियरली विजिबल हो सकती थी, वो भी विद द हेल्प ऑफ लो पावर माइक्रोस्कोप्स। मींस जो उस समय माइक्रोस्कोप उपस्थित थे उनके जरिए भी उन वेरिएशंस को वो इजीली देख सकते थे, और किसी जीव में ऐसा करना संभव नहीं था। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लो पावर माइक्रोस्कोप से भी वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की F1 F2 F3 जो भी वो क्रॉसेस करा रहे थे, तो उसमें जो भी वंशागत या इनहेरिटेड जो चेंजेस आ रहे थे वो उनको क्लियरली देख सकते थे, आसानी से देख सकते थे, वरना किसी और जीव के साथ ऐसा करना संभव नहीं था। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को मींस फ्रूट फ्लाई को अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पे चुना। और जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे वो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस थे सारे, साथ ही ये सब किए थे उन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की खोज करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे टीएच मॉर्गन पे, वो किस प्रकार किए थे। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था ये हमने जाना अभी कि वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नामक फ्रूट फ्लीज थी, उसको उन्होंने एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज किया था। क्यों किया था वो अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब वो उनके एक्सपेरिमेंट्स क्या थे वो हम जानते हैं। तो टीएच मॉर्गन ने अपना जो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए, क्योंकि वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल ने बताया था उससे डेविएशन की खोज कर रहे थे, तब उन्होंने अपने टीएच मॉर्गन थे, तो अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराए थे।
तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया, उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को एज ए मटेरियल यूज किया। तो उसके लिए उन्होंने क्रॉस के लिए मेल और फीमेल्स दोनों फ्लीस का प्रयोग किया। तो उन्होंने येलो बॉडीड एंड वाइट आइड फीमेल्स, यानी जो उन्होंने फीमेल्स यूज की, फीमेल्स के लिए मैंने सिंबल बता रखा है, ये सिंबल हम यूज करते हैं। तो उन्होंने येलो बॉडीड व्हाइट आइड, यानी पीले शरीर वाली, बॉडी का कलर तो उनका येलो था लेकिन आंखों का रंग कैसा था, सफेद था। ऐसी ड्रोसोफिला मक्खी का क्रॉस जो फीमेल्स थी उनका क्रॉस कराया था ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स, यानी कि भूरे शरीर वाली और लाल आंखों वाली ड्रोसोफिला नर मक्खियों से। ये नर थे जो ब्राउन बॉडीड रेड आइड थे, और फीमेल्स थी येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड। ये इनके बीच उन्होंने अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। क्योंकि डाई हाइब्रिड क्यों है ये आप समझ चुके हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस आपने नहीं सीखा है तो वो जाके वीडियो देखिए, तब आपको ये बहुत अच्छा क्रिस्टल क्लियर समझ में आने वाला है। तो क्योंकि 2 कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं, जब 2 लक्षणों को लेकर कोई क्रॉस बनाया जाता है तो वह ही होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तब उन्होंने जब क्रॉस कराया तो एज यू नो, जब क्रॉस कराया जाता है तो सबसे पहले हमें F1 पीढ़ी और प्रोजेनी प्राप्त होती है। तो जो F1 पीढ़ी उनको प्राप्त हुई, उन्होंने उनको इंटरक्रॉस्ड कराया। F1 प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड विच वाज इंटरक्रॉस्ड, तो उन्होंने सबसे पहले उनको इंटरक्रॉस्ड कराया, और जब इंटरक्रॉस्ड कराया तब उन्हें F2 प्रोजेनी भी प्राप्त हुई। और जब F2 प्रोजेनी प्राप्त हो गई, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट वो करा रहे थे डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो द रेशियो विच वाज टू शो, जो रेशियो उनको देखना था वो था F2 पीढ़ी का रेशियो। तो जब F2 प्रोजेनी उनको प्राप्त हो गई तो उन्होंने F2 का जो रेशियो उन्हें इस एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हुआ, उन्होंने उसको बड़ा क्लोजली वॉच किया, देखा कि किस प्रकार का रेशियो उनको प्राप्त हो रहा है। तो ये पॉइंट यही कह रहा है, ऑब्टेन्ड एंड F2 रेशियो वाज ऑब्जर्व्ड, देखा गया कि F2 रेशियो कैसा प्राप्त हो रहा है। तो अब ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो रिजल्ट्स होता है आप जानते हैं, रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप मूवी भी कोई देखते हैं तो उसका एंड ही सबसे, जो क्लाइमैक्स होता है वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है। तो जब TH मॉर्गन ने इतने एक्सपेरिमेंट्स करा लिए तो जो उन्हें रेशियो प्राप्त हुआ, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस था, आपने मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ ली है, मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया है, उसके अनुसार डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझको बताएं। वो होना चाहिए 9:3:3:1 ये होना चाहिए, लेकिन उन्हें यह रेशियो प्राप्त नहीं हुआ, इससे बहुत ज्यादा डेविएशन प्राप्त हुआ। F2 रेशियो वाज ऑब्जर्व्ड टू बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 9:3:3:1 एज ऑब्जर्व्ड इन मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। तो जो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस पढ़ाए थे, बताए थे, उनमें उन्होंने बताया था कि उन्हें F2 जनरेशन का जो अनुपात प्राप्त होता है 9:3:3:1 प्राप्त होता है। बट TH मॉर्गन को जब उन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी के केस में डाई हाइब्रिड क्रॉस को दोहराया तब उन्हें यह रेशियो नहीं प्राप्त हुआ, इससे डेविएशन प्राप्त हुआ। जो रिजल्ट प्राप्त हुए थे वो इससे डेविएट कर रहे थे। तो अब रिजल्ट्स को हमें मिल गए कि जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया वो मेंडल से डिफरेंट थे। तो वो रिजल्ट क्या बता रहे थे, क्योंकि हमारा टॉपिक लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन था, वो अभी तक आप नहीं समझे हैं। ये एक्सपेरिमेंट TH मॉर्गन ने किए थे, तब जाके लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को वो रिजल्ट्स को पढ़ लेते हैं कि रिजल्ट क्या कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो, तो कैसे, तो पहला पॉइंट था जीन्स इन्वॉल्व आर लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम। तो जो एक्सपेरिमेंट TH मॉर्गन करा रहे थे तब उन्होंने क्या देखा कि जो भी जीन्स उन्होंने इन्वॉल्व किए थे वो सारे X क्रोमोसोम पर उपस्थित थे। ठीक है, कोई भी, क्योंकि उस समय जो डिस्कवरी ज़्यादा डिटेल में नहीं हो पाई थी कि ये सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऑटोसोम्स क्या होते हैं, तो वो सारे X क्रोमोसोम पर थे सारे 3। दूसरा पॉइंट, व्हेन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, व्हेन 2 जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस वर मच हायर देन दोज ऑफ नॉन पेरेंटल। यानी कि उन्होंने क्या बताया कि जब 2 जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पर 2 जीन उपस्थित होते हैं, तो जो हमें कॉम्बिनेशंस प्राप्त होते हैं वो पेरेंटल ज्यादा होते हैं। मींस उन्होंने ये बताना चाहा था कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस प्राप्त होंगे दैट विल बी मच हायर देन नॉन पेरेंटल। ठीक है, क्योंकि मेंडल वाले केस में क्या था, आप ध्यान से देखें कि जो पेरेंटल थे मैंने बताए थे 9 और 1, यानी कि 10 कॉम्बिनेशंस पेरेंटल थे और 6 नॉन पेरेंटल थे। ठीक है, यहां पर भी वही केस प्राप्त हुआ कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस की हुए वो नॉन पेरेंटल से काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं, ये रिजल्ट उनको प्राप्त हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ,
पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा क्यों प्राप्त हुए? इसका मीन्स जरूर कि कुछ ना कुछ जीन्स आपस में जुड़े हुए थे, तभी तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा हुए। अगर क्रॉसिंग ओवर होता, वो जीन्स सेपरेट हो जाते, तो न्यू रिकॉम्बिनेशन ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू वेरिएशंस और न्यू रिकॉम्बिनेशन ज्यादा प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन ज्यादा थे, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम थे। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ना कुछ जीन्स आपस में फिजिकली जुड़े हुए थे। उसी आधार पर उन्होंने फिर व्याख्या की, लिंकेज की, और टर्म भी उन्होंने जो लिंकेज दिया था वो टी.एच. मॉर्गन ने ही दिया था कि लिंकेज क्या होती है। तो लिंकेज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम्स। तो जब क्रोमोसोम्स में आपको बता चुका हूं कि क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जब इस पे जीन्स फिजिकली जुड़े हुए होते हैं तो ये कई पीढ़ियों तक एक साथ ही जुड़े हुए ही इनहेरिटेड होते रहते हैं, अर्थात वंशानुगत होते रहते हैं और एक साथ ही अपना प्रभाव दर्शाते हैं। ऐसी घटना को हम लिंकेज कहते हैं, तथा ऐसे जीन्स को जो आपस में जुड़े हुए होते हैं फिजिकली, उन्हें हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। तो लिंकेज का मतलब आप समझ गए होंगे, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ अ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। गुणसूत्रों पर फिजिकली जो जीन्स जुड़े हुए होते हैं आपस में, वे लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं, और उनकी वंशागति को हम कहते हैं सहलग्नता मतलब साथ में जुड़े हुए, अर्थात लिंकेज। ये लिंकेज हो गया। एक टर्म और हमको पढ़ना था, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस, मतलब मींस ऐसे कॉम्बिनेशंस जो पेरेंट्स में नहीं थे, उससे अलग जो भी नए कॉम्बिनेशंस प्राप्त होते हैं वो सारे होते हैं नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस, और उन्हीं को हम सिंपली रिकॉम्बिनेशन टर्म उनके लिए यूज किया जाता है। इसको मैं विद फिगर आपको बताता हूं। अभी आपने जाना टी.एच. मॉर्गन ने किस प्रकार अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा लिंकेज की खोज की। आपको लिंकेज को क्लियरली समझाने के लिए मैंने कुछ डायग्राम्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसके आपको क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इट विल बिकम वेरी इजी, काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो आइए आपको लिंकेज अब समझते हैं कि लिंकेज जो फिजिकल जुड़ जाते हैं जीन्स, वो किस प्रकार जुड़ जाते हैं, और रिकॉम्बिनेंस किस प्रकार बनते हैं, क्योंकि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन यही हमारा टॉपिक था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इन्हें हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये एक अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है और ये सेकेंड वन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। एक को मैंने ये आपको ऑरेंज कलर से दिखाया है और दूसरे को मैंने ये ग्रीन कलर से दिखाया है। ये क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आपने 11th क्लास में समझ रखा है। जैसे मैं सिंपली और बता देता हूँ, ये जो आर्म्स होती हैं जो ऊपर नीचे, ये क्रोमेटिड्स कहलाती हैं, और जो बीच में आप ये रेड स्पॉट दे रहे हैं इसे हम सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर, ये टर्म भी यूज किया जाता है इसके लिए। तो यहाँ पे मैं 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम बना रखे हैं। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम फर्स्ट है और होमोलॉगस क्रोमोसोम सेकंड है। तो एज यू नो, जब मियोसिस की घटना होती है, मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय मियोसिस होता है, क्योंकि उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो हाफ हो जाती है, और हाफ हो जाने के कारण साथ ही हाफ हो जाती है तो गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाएगी, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। मैंने बताया था हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और जो नॉर्मल संख्या होती है उसे हम 2n से डिनोट करते हैं, यानी कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अर्थात गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या। तो यहाँ पर ये 2 क्रोमोसोम्स हैं। अब इनके बीच जब क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, और क्रॉसिंग ओवर कब होता है? मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं, ये भी आप 11th क्लास में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो उसको दोबारा आप देखें। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसमें ये घटना घटित होती है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच, तो होमोलॉगस जब क्रोमोसोम्स होते हैं इन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम की आर्म्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी, लेकिन एक दूसरे के लिए, इनके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड्स हैं। तो यहाँ पे होता क्या है सेकंड स्टेप में, ये मैंने क्रोमोसोम दिखाए थे, जो उसके बाद ही क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। और क्रॉसिंग ओवर की घटना में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। बताया मैंने, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, बट फॉर एक दूसरे के लिए ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ओवरलैपिंग हो रही है। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन
NSC मीन्स है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जिसके जरिए अब देखें आप क्या होता है, जो फाइनल हमें स्ट्रक्चर्स प्राप्त होते हैं, ये न्यूली क्रोमोसोम्स प्राप्त होते हैं। तो उसमें से तो एक स्टैंड आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पेरेंटल है, क्योंकि ये पेरेंट्स में भी यही था, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। लेकिन इधर के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ये एक्सचेंज हो गए। यहाँ पे जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इस नारंगी वाले पार्ट में ग्रीन का समावेश हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, और जो ग्रीन में था वहाँ पे ये ऑरेंज वाला यानी दूसरे क्रोमोसोम का एक पार्ट ऐड हो गया। ये घटना कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। तो जब क्रॉसिंग ओवर की घटना घटित हो जाती है तो उस कारण से तो ये तो कहलाएंगे हमारे नॉन पेरेंटल, यानी कि हम बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये पहले से पेरेंट्स में मौजूद थे। ये दोनों जो स्टैंड, अब ये क्रोमोसोम जो बना, एक दूसरा क्रोमोसोम बना, ये कहलाएंगे रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स, या इन्हीं को हम कहते हैं नॉन पेरेंटल। ये नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशंस होंगे, और जो पहले से मौजूद थे इन्हें हम पेरेंटल रिकॉम्बिनेशंस कहेंगे। तो जो TH मॉर्गन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्होंने क्या देखा था कि जो प्रोजेनी प्राप्त हुई थी उनको, उनमें जो पेरेंटल रिकॉम्बिनेशंस थे, मींस इस तरह के, वो ज़्यादा थे। तो उसका कारण क्या था कि कुछ जीन्स फिजिकली यूनाइट रहते हैं, तो जब फिजिकली यूनाइट रहेंगे फिर उनमें ये ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, और जब ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो रिकॉम्बिनेंट्स पेरेंटल ज़्यादा होंगे, नॉन पेरेंटल की संख्या घट जाएगी। आप समझ गए होंगे, लिंकेज जितनी ज़्यादा होगी रिकॉम्बिनेशंस उतने कम बनेंगे, और लिंकेज जितनी कम होगी, लीस्ट होगी, रिकॉम्बिनेंट उतने ज़्यादा बनने वाले हैं। इसी आधार पर जो रिकॉम्बिनेशंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंप्लीट रिकॉम्बिनेंट्स और दूसरा होता है इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट कब होता है, जब लिंकेज कम अमाउंट में होगी, और जब लिंकेज ज़्यादा अमाउंट में होती है, जीन्स आपस में ज़्यादा ज्वाइंट है, वो अलग ही नहीं हो रहे। जब अलग ही नहीं हो रहे तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्राप्त होंगे, और रिकॉम्बिनेंट्स का मीन्स नए कॉम्बिनेशंस, रिकॉम्बिनेंट्स का सिंपल वर्ड से नए रिकॉम्बिनेंट्स, और जो नए रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो कम से कम संख्या में प्राप्त होते हैं अगर लिंकेज की घटना ज़्यादा घटित होती है। तो बहुत ही मैंने ईजी डायग्राम के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। लाइक कमेंट करने में आप कंजूसी बिल्कुल मत करिए, इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, ना ही मुझे कोई पैसा प्राप्त होगा, केवल मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि काफ़ी समय लगता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप आप लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।